अब हम सिंपल नॉर्मल रेजिडेंट्स का कंसेप्ट समझ लेते हैं और मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे नॉर्मल रेजिडेंट्स के कंसेप्ट में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट्स होते कौन है। नॉर्मल रेजिडेंट कोई भी ऐसा बंदा होता है जो एक देश में रहे 1 साल से ज़्यादा के लिए, या तो 1 साल के लिए रहे या 1 साल से ज़्यादा के लिए उसको रहता हुआ हो गया टाइम। ठीक है, उस देश में। और दूसरा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में ही लाया करे, मतलब वो जो भी खाता पीता कमाता खर्चता वो सब उसी देश में ही करे, तो वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है। जैसे सपोज़ कोई इंडियन यूएसए में जाए, उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया वो वहीं पर ही रहते हुए, और वो वहीं पर ही कमाता है, अपने पैसे भी वहीं पर ही खर्चा करता है, तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल रेजिडेंट में कन्फ्यूजन क्यों आती है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और एकदम एक जैसे एग्जाम्पल्स है, तो बहुत डाउट होता है कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है और नॉन रेजिडेंट कौन है। ठीक है, और इसके एमसीक्यू में आने के चांसेस हैं। तो सिंपल सी बात ये याद रखना। देखो, अभी तो नॉर्मल रेजिडेंट की जो डेफिनेशन बताई, एक तो वो दिमाग में रखना, जो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए रहता हुआ हो गया उसका टाइम, और जो जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में। ठीक है, दूसरी बात जो याद रखना, अगर कोई बंदा किसी दूसरे देश में, सपोज़ कोई इंडियन यूएसए में गया है या तो स्टडीज़ के लिए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेगा यूएसए का, चाहे उसको रहते हुए वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए। क्योंकि स्टडीज़ और मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसी चीज़ें हैं कि कोई पढ़ेगा 4 साल का कोर्स करके वापस तो आएगा ही, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी ऐसी चीज़ है कि वापस तो आना ही है उस बंदे ने। अगर वो वापस नहीं आता, फिर वहाँ पर ही नौकरी वोकरी शुरू कर देता है, तब वो नॉर्मल रेजिडेंट बनेगा। लेकिन स्टडीज़ और मेडिकल ट्रीटमेंट वाले बंदे को हम वैसे नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं करते। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे क्या बात है, आगे हम बढ़ेंगे कि देखो, कुछ इंटरनेशनल जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस टाइप के होते हैं, जैसे अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मॉनेटरी फंड, ये सब चीज़ें, और एम्बेसीज होती हैं। अब एम्बेसीज तुम्हें पता होगा क्या होती हैं। जैसे यूएसए में इंडियन एम्बेसी होगी, वो क्या होगी, वो बेसिकली ये होगा कि यूएसए में इंडिया की एक ऑफिस बना रखा है। किस लिए बना रखा है, ताकि यूएसए में जितने भी इंडियंस रहते हैं ना, उनकी मदद करने के लिए, उनको यूएसए वाले परेशान ना करें, इस सब के लिए वो इंडियन एम्बेसी इंडियंस का ख्याल रखती है यूएसए में। ठीक है ना, तो इस टाइप के एम्बेसीज वगैरह, इस सब से जो रिलेटेड चीज़ें हैं ना, इनमें डाउट होते हैं। अब डाउट क्या है, सिंपल सी एक बात याद रखना दिमाग में, अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मॉनेटरी फंड, ये वो डब्ल्यू एच ओ कुछ भी है, ठीक है ना, तो अगर तो इंडिया में उसका एक ब्रांच है, इंडिया में डब्ल्यू एच ओ की एक ब्रांच है, उसमें काम कौन कर रहा है, उसमें सपोज करो कि एक इंडियन ही काम कर रहा है, वो तो नॉर्मल रेजिडेंट हो गया इंडिया का, क्योंकि इंडियन ही है, इंडिया में ही काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन डब्ल्यू एच ओ की वही ब्रांच है इंडिया में, और उस ब्रांच का जो हेड है वो कोई जर्मन बंदा है, कोई जर्मन बंदा उस ब्रांच का हेड है, उसको नौकरी मिली है उस ब्रांच के हेड की, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेगा हमारे देश का, क्योंकि वो एज अ वो नौकरी पे आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, उसकी बस पोस्टिंग हुई हुई है यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली होता है, सिमिलरली आर्मी वगैरह के लिए भी यही होता है। सपोज़ हमारी आर्मी का कोई बंदा पाकिस्तान में जाता है किसी काम से, उसकी पोस्टिंग हो रखी है पाकिस्तान में, तो वो तब भी रहेगा इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट, वो पाकिस्तान का नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो सिंपल सी बात क्या है, देखो, अगर इंडिया में कोई, और एम्बेसी वाले पॉइंट पे आ जाती हूँ मैं, इंडिया में सपोज़ फ्रांस की एम्बेसी है, इंडिया में फ्रेंच एम्बेसी है, ताकि इंडिया में जो भी फ्रांस से आए हुए लोग रह रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। तो इंडिया में जो फ्रेंच एम्बेसी है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सपोज़ काम कर रहे हैं फ्रेंच लोग, वो लोग इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, वही अगर फ्रांस में इंडिया की कोई एम्बेसी है और फ्रांस में इंडिया की एम्बेसी है और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो इंडियंस है, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स गिने जाएंगे। मतलब बेसिक बात क्या है कि किसके बिहाफ पे काम कर रहे हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप इंडिया के बिहाफ पे किसी बाहर के देश में पोस्टेड हो,
तो आप इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे, आप उस देश के रेजिडेंट नहीं बन जाओगे। सिमिलरली कोई बाहर के देश वाला बंदा किसी अपने देश के बिहाफ पे इंडिया में आया हुआ है तो वो उस देश का ही हिस्सा रहेगा, उस देश का ही नॉर्मल रेजिडेंट होगा, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट वो बंदा नहीं होगा। इतनी सिंपल सी बात याद रखनी है बस, ठीक है। और इससे ज़्यादा दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना, बस किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। एक तो नॉर्मल जो बताया है कि 1 साल और 1 साल से ज़्यादा के लिए रहना होता है। अगर आपको नॉर्मल रेजिडेंट बनना है तो आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में लाई करना चाहिए, ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप किसी देश में स्टडीज़ के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या टूरिज़्म के लिए फॉर दैट मैटर जाते हो तो आप उस देश की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन जाते। तीसरी बात, जो एम्बेसीज़ का केस है, WHO वगैरह का केस है, उसमें ये डिपेंड करता है कि आप किसके बिहाफ पे काम कर रहे हो। अगर आप WHO के बिहाफ पे काम कर रहे हो और आपके पास पोस्टिंग इंडिया में हो रखी है, वैसे आप जर्मन हो, तो आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन जाओगे, आप जर्मनी के रेजिडेंट ही रहोगे, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। कुछ और पॉइंट्स भी हैं इससे रिलेटेड हमारे पास फोकस जोन में। एक और बात ये ध्यान रखना, क्या सिंपल सी बात, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको बॉर्डर के आर पार होना पड़ता है अक्सर, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर तो चलो काफ़ी ख़राब है, लेकिन कई देशों के बॉर्डर्स में ऐसे कोई टेंशन वेंशन नहीं होती ज़्यादा। जैसे यूरोपियन बॉर्डर्स में ना इतने ज़्यादा स्यापे नहीं होते। जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर आपस में लगता है तो वो लोग एक दूसरे के देश में अक्सर आते जाते रहते हैं काम के सिलसिले में, रोज़मर्रा का आना होता है। तो ऐसे चक्कर में आप जिस देश में रहते हो उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाओगे। सपोज़ मैं फ्रांस में रहती हूँ, मुझे जर्मनी में रोज़मर्रा में आना जाना पड़ता है क्योंकि मेरा काम वहाँ पर है, लेकिन मैं नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ की कहलाऊँगी, फ्रांस की कहलाऊँगी उस केस में, ठीक है। बस यही पॉइंट्स थे, इनको दिमाग में ध्यान में रखना कि एम्बेसी वगैरह के केस में आप किस देश के बिहाफ पे काम कर रहे हो, आप उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट हो। आर्मी के केस में, एम्बेसी के केस में, वर्ल्ड बैंक के केस में, IMF के केस में, इन सब केसेस में किसके बिहाफ पे काम कर रहे हो, आप उसके नॉर्मल रेजिडेंट हो, ठीक है। ये सिंपल सी बात ध्यान रखना। और सपोज़ एक और लास्ट बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि सपोज़ एयर इंडिया जैसे है, आप एयर इंडिया में काम करते हो, एयर इंडिया के क्रू में, एयर इंडिया में पायलट हो। सपोज़ आप एक फ़्लाइट लेके गए चाइना से बैंकॉक, मान लेते हैं चाइना से बैंकॉक एक फ़्लाइट लेके गए, ठीक है ना। तो आप ना तो चाइना के नॉर्मल रेजिडेंट होगे ना बैंकॉक के, आप नॉर्मल रेजिडेंट तब भी इंडिया के ही रहोगे। सिमिलरली सपोज़ आप कोई शिप लेके गए चाइना से बैंकॉक तक, शिप्स को जाने आने में टाइम तो लगता ही ऑब्वियसली, क्योंकि वो समुद्र से जा रही है ना। तो आप समुद्र से गए, आपको 1-1.5 साल सफ़र में ही लग गया उतनी दूर तक पहुंचने में, ये सब काम करने में, तब भी ना आप चाइना के रेजिडेंट बनोगे ना आप बैंकॉक के, अगेन क्योंकि आप हो इंडिया के, आपको बस जर्नी में टाइम लग गया ज़्यादा, तो ना आप चाइना के बनोगे ना बैंकॉक के, आप हो तब भी इंडिया के ही। अगर आप इंडियन हो और बस आप एक क्रू पे गए हुए हो, क्रू मेंबर हो एक ऐसी शिप के, एक ऐसे जहाज़ के जो चाइना से बैंकॉक गई है, तो तब भी आप रहोगे इंडियन ही। ये पॉइंट्स थोड़े से ध्यान में रखना क्योंकि इनसे रिलेटेड MCQs आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो वो ऐसे ही MCQ